अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम PSYP 631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट्स का मिड एग्ज़ाम रिव्यू करेंगे और हम इसके मिड पास्ट पेपर्स का भी रिव्यू करेंगे। सबसे पहले है स्प्रिंग सेमेस्टर, प्रेजेंट जो सेमेस्टर है उसका, और ये मेरा एग्ज़ाम था तो मुझे जितनी चीज़ें याद रही हैं मैंने सारी लिख दी हैं। फर्स्ट ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज डेवलप्ड इन 1917, वॉज नोन एज आर्मी अल्फा टेस्ट बाय ओटिस। तो इसमें ये तीनों MCQs बन के आ सकते। कब हुआ था, इस टेस्ट का नाम क्या था फर्स्ट ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट का, और इसको किसने डेवलप किया था। The earliest known use of testing and examinations occurred in China about 4,000 years ago. A driving test is an example of domain reference test. Domain reference test में क्या होता है कि चेक किया जाता है कि बंदे ने मास्टरी अचीव कर ली है किसी सर्टेन स्किल में या टास्क में या फिर नहीं। और इसके बरक्स एक होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, उसमें है देखा जाता है कि एक इंसान दूसरे इंसान से कितना बेहतर है उस काम में। When a mother compares her son's height with the height of other children of the same age, she is using developmental norms. हर एक एज में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो डेवलप होना ज़रूरी होती हैं बच्चों में। तो अब एक सर्टेन हाइट में एक बच्चे की हाइट जितनी बड़ी होनी चाहिए, मदर वो चेक करना चाह रही है बाकी उसके एज फेलो से, तो इसे कहते हैं डेवलपमेंटल नॉर्म्स। If Ali wants to assess the potential of children rather than their current level of intelligence, he should use an aptitude test. क्योंकि aptitude test में ही potential measure होता है। अगर आपने intelligence measure करना है फिर आपको intelligence test बनाना होगा। If a mother wants to compare her special child with children having similar conditions, the normative sample should include mentally retarded या फिर intellectually disabled children. अब जिस चीज़ को आपने जिस चीज़ से कंपेयर करना होता है तो आपने वो जो नॉर्मेटिव सैम्पल बनाना होता है जिससे आपने कंपेयर करना है वो भी सेम बनाना होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बिल्ली को कंपेयर करना चाहती हूँ बाकी बिल्लियों से, तो मैं जो नॉर्मेटिव सैम्पल बनाऊँगी उसमें मैं बिल्लियाँ रखूँगी, कुत्ते नहीं रखूँगी। ठीक हो गया। If a teacher develops an intelligence test and the test actually measures intelligence, the test is considered to be valid. Validity एक ऐसे जो है करेक्टरिस्टिक होती है साइकोलॉजिकल टेस्ट की जो आपको बताती है कि हाँ टेस्ट जिस मकसद के लिए बना है वही मकसद पूरा कर रहा है। A criterion refers to the standard against which performance is evaluated. For example, मैं जो है एक बच्चे को गाड़ी चलाना सिखा रही हूँ तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, एक नॉर्मल बंदा, एक स्किल्ड बंदा जिसको ड्राइविंग आती है, वो उसका एक स्टैंडर्ड होगा, वो उसका क्राइटेरिया होगा जो कि एक स्टैंडर्ड होता है और उसने मास्टरी अचीव की होती है। तो आपने जब देखना होता है कि उस बच्चे ने सीख लिया है या नहीं, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, वो एक बंदा जिसको ड्राइविंग आती है। तो ये एक स्टैंडर्ड होता है क्राइटेरिया। रिलायबिलिटी इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन जो है अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है दोनों चीज़ों के दरमियान में कनेक्शन जो है लीनियर है, एक चीज़ बढ़ती है दूसरी भी बढ़ती है। अगर नेगेटिव है इसका मतलब इन्वर्स रिलेशन, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। अगर कोरिलेशन ज़ीरो यानी कि कोई कोरिलेशन नहीं, जैसे कि एक बच्चा अगर मैथ्स में कितने मार्क्स लेता है उसका कोई ताल्लुक उसके इंग्लिश के मार्क्स के साथ नहीं, इसका मतलब कोरिलेशन ज़ीरो है। तो रिलायबिलिटी को किसके साथ मेजर किया जाता है, कोरिलेशन के साथ। A student performs poorly on an intelligence test because the testing room is very noisy and distracting. The low score is influenced by factors unrelated to intelligence. This situation is known as, ये contamination की एग्जाम्पल है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, खुदा का करम था मुझ पे कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा आसान आया था। तो ये देख सकते हैं कि 3 प्रोजेक्टिव टेस्ट के नाम जो है वो पूछे हुए, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, रॉड्स-कैक, इंक ब्लॉट टेस्ट, द हाउस ट्री पर्सन। Alia claims that Beck depression scales relies on concurrent validity and not predictive validity. How can you justify her claim? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि concurrent validity और predictive validity क्या होती है। कॉन्करेंट वैलिडिटी आपको बताती है कि अभी जो आपने चीज़ मेजर की है वो आपको अभी की ही बारे में बताएगी, यानी कि कॉन्करेंट से आपने याद रखना कि प्रेजेंट के बारे में बताएगी, ऐसी वैलिडिटी की टाइप है। प्रेडिक्टिव जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड है। अब अगर कोई डिप्रेशन का स्केल है, वो किसी का स्कोर बता रहा है फॉर एग्जांपल कि 40 है, ठीक हो गया, तो आपने उस बंदे की मेंटल हेल्थ को देखना है।
और उसके साथ मेजर करना है कि क्या ये चीज़ वो ठीक बता रहा है। अगर उसका डिप्रेशन का स्कोर ज़्यादा है तो क्या उसकी मेंटल हेल्थ देख के पता चल रहा है कि हाँ उसका डिप्रेशन का स्कोर ज़्यादा है, तो उसी एट दैट मोमेंट आपने जो है मेजर करना होता है प्रेजेंट में। तो उसे कहते हैं कॉन्करेंट वैलिडिटी। आलिया का जो क्लेम है वो करेक्ट है, क्योंकि बेक डिप्रेशन स्केल क्या करता है, इंसान की करंट लेवल ऑफ डिप्रेशन को मेजर करता है और उसको कंपेयर करता है विद एन एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया, जो कि उसका क्लिनिकल डायग्नोसिस हो सकता है एट द सेम टाइम, या फिर आप उसकी मेंटल हालत को देख लें, उसके साथ बैठ के बात कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो डिप्रेशन में है या नहीं है। Therefore, it demonstrates concurrent validity. Predictive validity को नहीं शो करता क्योंकि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा वो स्केल, वो करंट जो है उसकी हालत है उसको दिखा रहा है। ठीक हो गया। अगर इस पे ऐसे सवाल आ जाता है कि एक बंदा है, उसका जो है एक स्कोर आया है कि वो कितना अच्छा पायलट साबित होगा, तो फ्यूचर की बात आ जाती है ना, तो फिर उसमें जो है हम कह सकते हैं कि प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है। Now question number 1, name any 5 types of tests used in psychology. Intelligence test जो कि IQ को मेजर करते हैं, aptitude test जो कि potential को मेजर करते हैं, ज़्यादातर जॉब्स में इस्तेमाल होते हैं, या फिर जो entry test होते हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं कि चेक किया जाता है कि बच्चा आगे जाके पढ़ भी पाएगा यानी इसमें कितना पोटेंशियल है। पर्सनैलिटी, आपका जो बिहेवियर होता है उसको। अचीवमेंट, आपने जो सीख लिया, आपके जो मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट में आ जाते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट, अभी हम लोग ऊपर इसकी 3 जो है टेस्ट को डिस्कस किए, हाउस ट्री पर्सन, फिर हो जाता है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, फिर इंक ब्लॉट वाला टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या करता है, आपका जो इनर अनकॉन्शियस है ना उसको आप प्रोजेक्ट करते हो। आपको जो है एम्बिगुअस स्टिमुलस दे दिए जाते हैं और फिर आपसे कहा जाता है कि आप बताएं कि इसमें क्या हो रहा है, तो आपकी जो भी जहनियत है आप उसी को प्रोजेक्ट कर लोगे। Define validity and its significance briefly. Validity is the extent to which a test measures what it is intended to measure. जो कि उसने measure करना है वो उसको अगर measure करता है तो test is said to be valid. सिग्निफिकेंस क्या है कि वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शो करता है कि टेस्ट रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट और मीनिंगफुल होंगे या नहीं। तो उसके बाद फिर करेक्ट डिसीजंस किए जा सकते हैं, इंटरप्रिटेशंस भी किए जा सकती हैं स्कोर से जो कि टेस्ट पे आए हैं। अब ये है हमारे पास सेकंड रिव्यू। MCQs वर मोस्टली सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन। सिनारियो बेस्ड जैसे अभी हमने ऊपर किया कि अली जो है एक ऐसा टेस्ट बिल्ड करना चाहते हैं जो कि पोटेंशियल को मेजर करे, तो आप क्या कहते हैं कि कौन सा टेस्ट उसे मेजर करना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए, वो है एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक हो गया, जो कि पोटेंशियल को मेजर करता है। तो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द हैंडआउट्स रादर देन मेमोराइजिंग डेफिनेशंस, ये इस कोर्स का जो है निचोड़ है कि आपने एग्जैक्टली कुछ याद नहीं करना, आपने सारी चीज़ समझनी है। जैसे कॉन्करेंट वैलिडिटी की डेफिनेशन, किसी ने आपसे कॉन्करेंट वैलिडिटी की डेफिनेशन नहीं पूछी एग्जाम में, लेकिन हाँ आपने सिनारियो में उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपने समझना है कि यहाँ पे कौन सी टाइप्स ऑफ वैलिडिटी इस्तेमाल हो रही है, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, टेस्ट नॉर्म्स जो होते हैं, स्टैंडर्ड स्कोर्स, जेड स्कोर, टी स्कोर, टेस्ट परफॉर्मेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की टाइप्स, इनको आपने अच्छे से समझना है एमसीक्यूज के लिए। Short question number 1. Sana is inter-rating an aptitude test. Which reliability test will you recommend? Inter-rater reliability. Inter-rater reliability होती क्या है? ये तब इस्तेमाल होते हैं जब एक टेस्ट को 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जर्वर्स जो हैं उसको रेट कर रहे हों। It checks whether all raters give similar scores. फॉर एग्जाम्पल मैं भी रेट कर रही हूँ, मेरे साथ एक और बंदा है वो भी रेट कर रहा है, तो हो सकता है वो थोड़े डिफरेंट स्कोर्स दे अपने एतबार से और मैं थोड़े डिफरेंट स्कोर्स दूँ एक बच्चे के आंसर पे। तो ये जो रिलायबिलिटी का वो है कंपोनेंट है, ये चेक करता है कि क्या उन डिफरेंट चेकर्स ने, रेटर्स ने सेम स्कोर दिया है, रिलायबिलिटी कितनी है उस स्कोरिंग की। तो ये बात याद रखनी है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा चेकर सेम टेस्ट को चेक कर रहे हो तो उसमें ये इंटर-रेटर रिलायबिलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये टाइप ऑफ रिलायबिलिटी इस्तेमाल होती है। डिड यू सफ़र फ्रॉम टेस्ट एंजाइटी? जस्टिफाई विच थिंग्स अफेक्ट द टेस्ट टेकर्स परफॉर्मेंस। मैंने तो सफ़र नहीं किया, लेकिन अगर आपने किया तो आप यस लिख लेना। मैनी फैक्टर्स कैन अफेक्ट अ टेस्ट टेकर्स परफॉर्मेंस, जो कि है टेस्ट से जो एंजाइटी मिलती है इंसान को, स्ट्रेस मिलता है, वो भी अफेक्ट कर सकता है। अगर इंसान बीमार है उससे भी अफेक्ट होती है टेस्ट की परफॉर्मेंस। अगर आपकी नींद नहीं पूरी, मोटिवेशन कम है, लैब में जो है बहुत ज़्यादा शोर है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, टेस्ट टेकिंग का जो इन्वायरमेंट है वो भी ख़राब है, और अगर आपको थकन है, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। आ जाते हैं एग्जामिनर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि एग्जामिनर अगर
आपके साथ रूडली बिहेव कर रहा है, कोल्ड उसका बिहेवियर है, या वो तंग करता है, कुछ होते हैं ना, शोर करते रहते हैं, ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, अपनी किस्से कहानियाँ शुरू कर देते हैं। एग्जामिनी रिलेटेड जो मसले होते हैं वो आपके जो मसले हैं, आपको अगर बीमारी है, आपकी नींद नहीं पूरी, भूख लगी है, थकावट है, और कुछ होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक हो गया। इफ़ अ पर्सन इज एंशियस, टायर्ड, सिक और डिस्ट्रैक्टेड, देयर परफॉर्मेंस में बी लोअर देन देयर एक्चुअल एबिलिटी। इसलिए साइकोलॉजी में फिर कहा जाता है कि आप सिर्फ टेस्ट ना लें, उसका इंटरव्यू भी लें, उसकी केस हिस्ट्री भी लें, बहुत सारे बाकी जो ऑब्जर्वेशन वगैरह, इन सारी चीज़ों को भी इकट्ठा लेके चले, ताकि सिर्फ उसका स्कोर उसके टेस्ट पर रिलाई ना करे, क्योंकि टेस्ट हमेशा उसका एक्चुअल एबिलिटी को मैयर नहीं कर सकता। लॉन्ग क्वेश्चन आया जेड स्कोर कैलकुलेशन पे। अब जो फार्मूलाज है ना, ये बहुत ज़रूरी हैं। एक बच्ची बता रही थी कि उसको टीचर ने कहा था कि फार्मूला ज़रूरी नहीं है, लेकिन फार्मूलाज आए थे फिर हर सवाल में। अब ये जेड स्कोर कैलकुलेशन, इसका फार्मूला आपने याद रखना है, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाय एच डी स्टैंडर्ड डिवीजन। एक्स इज़ 120 आपको दिया हुआ है, एम जो होता है वो मीन होता है 80, स्टैंडर्ड डिवीजन 20 दी हुई है, तो x माइनस एम यानी कि 120 माइनस 80 क्या बन जाएगा 40। आप उसको डिवाइड करेंगे 20 से तो आंसर आ जाएगा 2। अब स्कोर की इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है? स्कोर 120 का आ गया है 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव द मीन, यानी कि मीन से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव है, क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव है, कुछ नहीं होता तो हम कहते हैं पॉजिटिव है, तो ये अबव द मीन होगा। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में आती तो हम कहते हैं बिलो द मीन है। If your friend claims he is 6 feet tall and you place him against a 6-foot doorway to check his claim, which type of validity is being discussed? अच्छा, हैंडआउट्स में से जो एग्जांपल्स दी हुई है ना, वो एग्जैक्टली वैसे रिपीट हो रही हैं। एक आई थी एसी की एग्जांपल, कि एसी जो है वो ऑन ऑफ हो सकता है लेकिन वो ठंड नहीं बनाता, तो रिलायबिलिटी उसके अंदर है या वैलिडिटी है क्या नहीं है, ये आपने डिस्कस करना था। तो एसी अगर ऑन ऑफ हो रहा है इसका मतलब वो रिलायबल है, लेकिन अगर एसी ठंड नहीं बना रहा, जो उसका मकसद है उसको पूरा नहीं कर रहा, इसका मतलब वो वैलिड नहीं है। तो अ टेस्ट कैन बी रिलायबल बट नॉट बी वैलिड, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि वो वैलिड हो और रिलायबल ना हो। अगर आपका दोस्त क्लेम कर रहा है कि वो 6 फुट का है और आप उसको एक 6 फुट के दरवाजे के साथ खड़ा कर देते हो उसका क्लेम चेक करने के लिए, तो आप कौन सी वैलिडिटी का इस्तेमाल कर रहे हो? आप बाहर का एक स्टैंडर्ड उठा रहे हो जिसका आपको पता है कि हाँ ये 6 फुट का ही है, तो स्टैंडर्ड का भी हमने ऊपर पढ़ा है कि उसको क्राइटेरियन कहते हैं। तो क्राइटेरियन वैलिडिटी चेक्स वेदर अ मेजरमेंट एग्रीज विद एन ऑलरेडी एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। वो एक ऑलरेडी एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है, पूरे घर वाले को पता है कि वो दरवाज़ा 6 फुट का है, ठीक हो गया, जिसको क्राइटेरिया कहते हैं। इस केस में जो फ्रेंड का क्लेम है हाइट का, वो जो है टेस्ट रिजल्ट होगा, और जो 6 फुट का डोरवे आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आपका स्टैंडर्ड है, यानी कि क्राइटेरियन है। सिंस द क्लेम इज चेक्ड अगेंस्ट द नॉन स्टैंडर्ड, इट डेमोन्स्ट्रेट्स क्राइटेरियन वैलिडिटी। आप उसके क्लेम को वैलिड कर रहे हो ना, वैलिडिटी दे रहे हो उसको, और किस तरीके से दे रहे हो? स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हुए, तो इसे कहते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्विक रिवीजन टेबल देख लेते हैं। जेड स्कोर क्या होता है? ये मेजर करता है कि स्कोर जो है मीन से कितना दूर है, ठीक है, या मीन से ऊपर भी हो सकता है या मीन से नीचे भी हो सकता है। ये जेड स्कोर का साइन आएगा ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो बताएगा। इंटर रेटेड रिलायबिलिटी कहते हैं जब 2 डिफरेंट रेटर्स सेम टेस्ट को रेट कर रहे हो तो उनके दरमियान में कितना एग्रीमेंट है, ठीक है। क्राइटेरियन वैलिडिटी कहते हैं कंपेयरिंग अ टेस्ट विद अ नोन स्टैंडर्ड। टेस्ट एंजाइटी जो है टेस्ट परफॉर्मेंस को लो कर सकती है। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को, स्ट्रेस, इलनेस, फटीग, मोटिवेशन एंड एनवायरनमेंट। फिर हमारे पास आ जाता है 6th। अब मैं इसलिए सबसे कहती हूँ कि मुझे रिव्यू प्रॉपर दिया करें, जो जो आपको याद है आप मुझे बताया करें, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं और स्टेटमेंट से गुजारा होता नहीं है। अब ये कह रहे हैं MCQs जो हैं ईजी थे, कंसेप्ट बेस्ड थे मोस्टली, और अगर आपने लेक्चर्स पढ़े हुए, हैंडआउट्स पढ़े हुए, तो आप उनको आराम से सॉल्व कर सकते हो। फिर इन्होंने बताया कि मैम ने कहा था फार्मूलाज को जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में फार्मूला रिलेटेड सवाल आए थे, तो जो पूछा गया था वो बता दिया है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ना, HTP, ATP, परसेप्शन टेस्ट, मैथमेटिक परसेप्शन टेस्ट, TAT सॉरी, और इंक ब्लॉट वाला टेस्ट, तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है ये हैंडआउट में बहुत तफसील से दिया हुआ है कि TAT जो है उसके 31 कार्ड्स होते हैं, 30 के अंदर जो है धुंधली सी तस्वीर बनी होती है। फिर क्लाइंट से कहा जाता है कि आप बताएं, इसमें आइडेंटिफाई करें कि क्या हो रहा है, एक स्टोरी बना के दिखाएं, तो ये उनके स्ट्रक्चर्स हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, अच्छा ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये मैं आपको अभी यहाँ पे करवा देती हूँ, हो सकता है सवाल दे देना। तो देखिए, आपको कुछ वैल्यूज़ दी होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्कोर्स हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनका मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करना तो आता है ना, अगर नहीं आता खैर मैं सिखा देती हूँ कि सबसे पहले आपने डालनी है इक्वालिटी। वाओ, इक्वालिटी है ये। अच्छा, ये
प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ ये भी प्लस हो जाएगा, इसके साथ जितनी भी वैल्यूज़ दिए ना उन्होंने आपने उन सबको आपस में क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। ये आपके पास आ गया 162, लेकिन नहीं अभी नहीं, ठीक है। ये जो 162 आया है ना, ये इन सब का सम है। इन सब के सम को आपने इनके नंबर से डिवाइड करना है। कितने स्कोर्स आपको दिए, 1 2 3 4 5, तो 162 को आपने डिवाइड कर देना है 5 से। अब यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय 5, 32.4। अब ये क्या है, ये आपके पास आ गया मीन, इसको हम एवरेज भी कहते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले क्या था, आपने एवरेज फाइंड कर लिया। अच्छा, उसके बाद मैं सर पहले आप लोगों को फॉर्मूला दिखा देती हूँ। ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। ये आपकी वो वैल्यूज़ हैं जो आपको स्कोर्स दिया हुआ है, ठीक है, एक्स कहते हैं उसको। और ये जो एक्स के ऊपर बार दिख रहा है ना आपको, ये जो भी हमने मीन फाइंड किया उससे कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे समीशन भी आता है, समीशन ऐसे करके। अच्छा, आपने करना क्या है, हर स्कोर को इसके मीन से माइनस करना है, ठीक है। हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको। अच्छा, 23 में से भी माइनस करना है, 23 माइनस, सॉरी ऐसे नहीं करते, इक्वालिटी डालते हैं, 23 माइनस 32.4, ये का आंसर आ गया। फिर 5 माइनस 32.4, फिर 3 माइनस 32.4, फिर आ जाता है हमारे पास 77 माइनस 32.4, इस तरह 54 माइनस 32.4। अब ये क्या आप लोगों ने फाइंड कर लिया, ये x माइनस एक्स के ऊपर बार, यानी कि उन सारे स्कोर्स को आपने माइनस कर दिया है उसके मीन से। अब इनके साथ क्या करना है, इन सब का समीशन ले लेना है। समीशन का पता है आप लोगों को, सबको प्लस कर देना, ठीक है। अभी यहाँ पे आप इक्वल लगाएं, इसको सेलेक्ट करें, फिर इसको प्लस करना है इसके साथ, फिर इसको प्लस करना है इसके साथ, फिर इसे प्लस करना है इसके साथ, फिर इसको प्लस करना है इसके साथ। ये आपका आंसर आ गया, हाँ 0 आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। फिर ये जो आपने पूरा समीशन फाइंड किया, इसके ऊपर आपने स्क्वायर ले लेना। अब 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, डिवाइड बाय n। n क्या चीज़ है कि आपको कितने स्कोर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो आपका n क्या होगा, 5। अब ये पूरा जब 0 डिवाइड बाई 5 आप जो भी कर लोगे ना, आप उसके ऊपर ले लोगे अंडर रूट ले लोगे, ठीक है। वो आपका आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। फिर आ जाते हैं रिलायबिलिटी मेजरमेंट फार्मूला। हैंडआउट्स के अंदर इसके 3 फार्मूलाज गिवन है, उनको भी अच्छे तरीके से याद करना है। फिर आ जाता है ये KR रिलायबिलिटी फार्मूला, ये भी उन रिलायबिलिटी फार्मूलाज में से एक है। द पेपर वॉज नाइदर वेरी टफ नॉर वेरी ईजी, इट वॉज मॉडरेट। फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए जो एडवाइस है वो ये कि फार्मूलाज को स्किप नहीं करना। टीचर्स आपको बता दें कि स्किप करना है, फिर भी आपने स्किप नहीं करना। रिलायबिलिटी फार्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, ये तो किसी भी रिव्यू में छोड़ा नहीं गया, इस पर MCQ आया है, सवाल आए हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट के कॉन्सेप्ट्स ये भी अच्छे से करने। अब फॉल सेमेस्टर का 2029 का मिड टर्म रिव्यू कर लेते हैं। पायलट वर्क क्या होता है और इसका रिलेशन क्या है टेस्ट डेवलपमेंट से। पायलट वर्क एक ट्रायल स्टडी होती है जो कि आप फाइनल टेस्ट को प्रिपेयर करने से लेते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक टेस्ट तैयार की, तो मैं देखना चाहती हूँ कि वो टेस्ट अच्छे से बना भी है या नहीं, तो मैं एक छोटी सी पॉपुलेशन को वो टेस्ट दे देती हूँ, और फिर जब वो टेस्ट दे देते हैं मुझे करके, तो मैं देखती हूँ कि क्या जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे वैसी भोंदू से हैं, उसको हटाने की ज़रूरत है, क्या टेस्ट मुझे दोबारा से क्वेश्चन के अंदर जो है टेस्ट के अंदर मुझे कौन से क्वेश्चंस रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो इसे कहते हैं पायलट वर्क। स्मॉल ट्रायल स्टडी कंडक्टेड बिफोर द फाइनल टेस्ट इज़ प्रिपेयर्ड। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई वीक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ टेस्ट। पायलट वर्क सिंपल वर्ड्स में क्या है, टेस्टिंग द टेस्ट बिफोर यूजिंग इट ऑफिशियली। Gerlich and Sullivan system, which categories are included? Cognitive objectives यानी कि नॉलेज और थिंकिंग से रिलेटेड। अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स फीलिंग्स और एटीट्यूड से। साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव जो फिजिकल स्किल्स होती है, साइकोमोटर जहाँ भी आ जाए ना, फिजिकल और ये मेजरमेंट से ताल्लुक होता है इसका, सॉरी वो साइकोमेट्रिक होता है, साइकोमोटर का ताल्लुक फिजिकल स्किल्स से होता है। इट डिवाइड्स लर्निंग इनटू थिंकिंग, फीलिंग एंड डूइंग। अब प्रिडिक्टिव और कॉन्करेंट वैलिडिटी के दरमियान में एग्जैक्ट जो है डिफरेंस आ गया।
प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या करती है, ये फ्यूचर की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करती है। फॉर एग्जांपल जो पायलट का एक स्कोर आया तो उससे पता चल सकता है कि फ्यूचर में कितना अच्छा पायलट साबित हो सकता है। और जो हमने डिप्रेशन स्केल की बात की थी, डिप्रेशन स्केल पे जो भी उसका स्कोर आ जाता है हम उसकी मेंटल हेल्थ के साथ उसको मेजर कर लेते हैं, प्रेजेंट में हमें वो परफॉर्मेंस जो है उसको मेजर करके देते हैं। इसका क्राइटेरिया जो होता है वो लेटर बाद में कलेक्ट किया जाता है और इसका सेम टाइम पे कलेक्ट हो जाता है। प्रिडिक्टिव क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एंट्री टेस्ट जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एमडी कैट है तो ये प्रिडिक्ट करते हैं कि बच्चा कितने अच्छे से चल सकता है मेडिकल स्कूल में। और कॉन्करेंट डिप्रेशन टेस्ट कंपेयर्ड विद अनदर एक्सेप्टेड डिप्रेशन टेस्ट एट द सेम टाइम। फिर आ जाता है हिट रेट। हिट रेट जो है इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस मेड बाय अ टेस्ट। एक टेस्ट ने कितनी करेक्ट प्रिडिक्शंस की हैं उसको अगर आप परसेंटेज में बताना चाहते हो तो उसे हिट रेट कहते हैं। अच्छा, हिट रेट का जो टॉपिक है लेक्चर 19 में, तो अगर आपके मेड एग्जाम से 18 तक आ रहे हैं तो आपको इसे करने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ स्कोर्स क्या होते हैं और ये कैसे हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें अभी हमने बात की कि उसमें हम क्राइटेरिया एक बाहर का स्टैंडर्ड हमने सेट किया होता है उसके साथ मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ड्राइविंग टेस्ट जो है, तो ड्राइविंग टेस्ट में हमने बच्चे को देखना होता है कि उसने ड्राइविंग सीख ली, तो हम इसको कंपेयर करते हैं बाहर के किसी स्किल्ड ड्राइवर के साथ कि उसने सीख लिया, उसका कोई स्कोर नहीं होता, लेकिन कभी कभी स्कोर्स की ज़रूरत होती है। तो वो एक मिनिमल सा स्कोर जो रखा जाता है कि वो पास और फेल का बताएगा, उसे कहते हैं कट स्कोर। कट स्कोर सेपरेट पास फेल और सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड ग्रुप्स। दे शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंस। अ वेरी हाई कट ऑफ में रिजेक्ट क्वालिफाइड पीपल, वेरी लो कट ऑफ में एक्सेप्ट अनक्वालिफाइड पीपल। तो ये एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत ज़्यादा कम। कल्चरल एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी कंसिडर्ड। डू कल्चरल फैक्टर्स अफेक्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट? यस, कल्चरल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट को बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, बिलीव्स, वैल्यूज एंड एक्सपीरियंसेस जो कि डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट होते हैं। अ टेस्ट डेवलप्ड इन वन कंट्री मे नॉट एक्चुअली मेजर्स एबिलिटीज इन अनदर कंट्री। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं फिर बताए हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ईबिल ऑब्जेक्टिव्स, आइटम डिफ़िकल्टी और टेस्ट कंस्ट्रक्शन। टेस्ट कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स होते हैं ना, सबसे पहले कंसेप्चुलाइजेशन, फिर उसके बाद टेस्ट की कंस्ट्रक्शन होती है, फिर उसका जो है ट्राई आउट होता है, फिर एनालिसिस होता है, फिर दोबारा उसकी रिविजन होती है। हाउ वुड यू डेवलप एमसीक्यूज? सबसे पहले आपका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा इससे क्या सीखेगा वो डिफाइन करना है, फिर उसके बाद एक जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको लिखना है, उसके बाद जो स्टेटमेंट होती है आपने वो लिखनी होती है, फिर करेक्ट आंसर, उसके बाद डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो नेगेटिव ऑप्शंस होते हैं, इनकरेक्ट ऑप्शंस होते हैं, उसको डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं, ये बात भी याद रखनी है। तो रीजनेबल डिस्ट्रैक्टर्स आपने लगाने होते हैं और आपने उसको रिव्यू करना होता है और पायलट टेस्ट करना होता है। पायलट टेस्ट अब भी आपको समझ आ जाएगी कि क्या था, कि आपने उसको ट्रायल के लिए देना होता है। सिंपल वर्ड्स में क्वेश्चन को क्लियर बनाना है, रेलिवेंट और कोर्स ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होना चाहिए वो। स्कूल साइकोलॉजी, स्टूडेंट साइकोलॉजी का सर्विस, स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, हेल्पिंग सॉल्व लर्निंग एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। मेंटल एज किसे कहते हैं? ये एक ऐसा एज लेवल होता है जिसमें एक बंदा इंटेलेक्चुअली परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल एक 10 साल का बच्चा है, वो 12 साल के बच्चे जैसा परफॉर्म करता है, तो उसकी मेंटल एज क्या होगी? 12 साल। एज लेवल क्या है और एक्सप्लेन करें स्कैटर प्रॉब्लम को। एज लेवल रेफर्स टू द एज ग्रुप हुज टेस्ट आइटम्स अ पर्सन कैन सक्सेसफुली पास। स्कैटर प्रॉब्लम समटाइम्स एक बच्चा जो है वो डिफ़िकल्ट आइटम्स कर लेता है लेकिन ईजी वाले जो है उससे पास नहीं हो रहे होते, तो ये इर्रेगुलर परफॉर्मेंस, इसको कहते हैं स्कैटर प्रॉब्लम। Normative sample or national norms scenario. University students from all regions of Germany are selected to establish norms. तो types of sample क्या होगा? Representative normative sample. तो वो जो सैम्पल होगा उसे कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव नॉर्मेटिव सैम्पल, क्योंकि वो बच्चे जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेशनल नॉर्म्स क्या होगा? नॉर्म्स जो कि सैम्पल रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटायर नेशन को। अब वो बच्चे अगर पूरे जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो नेशनल नॉर्म हो जाएगा। सिंपल वर्ड्स में स्टूडेंट फ्रॉम ऑल एरियाज आर इंक्लूडेड, सो रिजल्ट्स रिप्रेजेंट द होल कंट्री। जर्मनी के सारे स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करने हैं ना, तो इसलिए जो है सारे स्टूडेंट्स को सारे रीजन्स में से उठाया गया है। एमसीक्यू फोकस एरिया अगेन वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं कि आपने एक दफ़ा टेस्ट ले लिया, कुछ अर्से बाद वही टेस्ट दोबारा आपने उसी स्टूडेंट से उसी इन्वायरमेंट में ले लिया और उसका स्कोर जो है मैच किया कि टेस्ट क्या रिलायबल है, तो टेस्ट रीटेस्ट। एक दफ़ा टेस्ट लेना, दोबारा टेस्ट लेना। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, एक ही जो टेस्ट है उसको 2 टुकड़ों में कर देना, ये दूसरी टाइप है रिलायबिलिटी की।
तो ये जो टाइप्स हैं रिलायबिलिटी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको हैंड आउट्स बहुत अच्छे तरीके से करना है। नॉर्मेटिव सैंपल्स क्या होते हैं? ऐसे सैंपल जिससे आपने टेस्ट का स्कोर जो है वो करना होता है, कंपेयर करना होता है। मास्टरी टेस्टिंग क्या होती है? मास्टरी टेस्टिंग होती है जब आप चेक करना चाहते हो कि बंदे ने एक स्किल अचीव कर ली है, उसको मास्टर कर लिया है। आइटम एनालिसिस जब आप टेस्ट बना लेते हो ना, तो फिर आप उस टेस्ट को ट्राई आउट के लिए देते हो, लोग उसको अटेम्प्ट करते हैं, आप देखना चाहते हो ना कि उसमें जो आइटम्स बने वो कैसे हैं, तो उसकी एनालिसिस होती है और इसमें स्टेटिस्टिकल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो अप्लाई होते हैं। टेस्ट रिविजन, टेस्ट को दोबारा जो है रिवाइज करना, अगर उसमें कोई वीक चीज़ें हैं उसको निकाल देना। फैक्टर्स जो कि वैलिडिटी को अफेक्ट करते हैं। क्लासिकल टेस्ट थ्योरी फार्मूला ये है कि जो भी आपका ऑब्जर्व स्कोर होता है तो वो ट्रू स्कोर के साथ एरर प्लस हो जाता है, यानी कि कोई भी इसमें सवाल आता है कि कोई भी टेस्ट जो है वो 100% एरर फ्री नहीं होता। एक्सप्लेन करें अपना आंसर, ऐसा क्यों होता है, लॉजिकल रीजनिंग देना। तो वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चा जब भी टेस्ट दे रहा होता है या फिर कोई भी बंदा अगर टेस्ट दे रहा है तो उसमें एरर के चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है वो उस बंदे की गलती हो या फिर टेस्ट बनाने वाले की गलती हो, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, शोर हो सकता है, वो बंदा खुद थका हो सकता है, तो वो जो है एरर के चांसेस बढ़ा देता है और एरर और ट्रू स्कोर मिलकर जो है वो आपको ऑब्जर्व्ड स्कोर देता है। इसमें जो है x इक्वल टू टी प्लस ई जो फार्मूला है, इसमें कभी कभी आपको दे देते हैं एरर, दे देते हैं ऑब्जर्व स्कोर दे देते हैं और आपसे कहते हैं टी फाइंड करें, तो टी को आप इधर ही छोड़ दें, यहाँ पर ई प्लस हो रहा है वहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस ई इज इक्वल टू टी। नेम 5 पायोनियर्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल एक असेसमेंट होती है, आप थॉरली चेक करते हैं, टेस्ट लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं क्लाइंट की और इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल टेस्ट की अगर बात करें तो वो सिर्फ एक टेस्ट होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप जब पूरा चेकअप कराते हैं तो उसको हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, और आप सिर्फ ब्लड टेस्ट करवाना चाहते हैं तो वो साइकोलॉजिकल टेस्ट है। 5 पायोनियर्स जो इनके लिए काम कर चुके हैं, इसके ऊपर काम कर चुके हैं, फ्रांसिस गैल्टन, मैकीन कैटल। मैकीन कैटल ने सबसे पहले जो है मेंटल एज जो होता है उसका टर्म इस्तेमाल किया था, ये भी एमसीक्यूज़ में आ जाता है। फ्रांसिस गैल्टन ने भी बहुत ज़्यादा बातें की थी, इनका मानना था कि जो इंटेलिजेंस होती है ना ये इनहेरिटेंस में मिलती है, और जो इंटेलिजेंट लोग हैं उन्हें ही आपस में ब्याह कर लेना चाहिए ताकि इंटेलिजेंट उनकी नस्ल हो। एल्फ्रेड बिनेट, इनने सबसे पहले, एल्फ्रेड बिनेट और साइमन ने मिलकर सबसे पहले इंटेलिजेंस का स्केल बनाया था, सबसे पहला, और इनका तो मुझे कुछ खास याद नहीं है। डज सैम्पल सिलेक्शन अफेक्ट टेस्ट वैलिडेशन? हाँ, अगर सैम्पल जो है रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो वैलिडिटी रिजल्ट्स में भी इनएक्यूरेट एंड कैन नॉट बी जनरलाइज टू द टारगेट पॉपुलेशन। आप फॉर एग्जांपल जो है एक टेस्ट के लिए सैम्पल बना रहे हैं, तो अगर आपका टेस्ट 16 साल की लड़कियों के ऊपर है और सैम्पल में जो है 25 साल मर्द हैं, तो आपका सैम्पल जो है फिर वो ठीक नहीं है और उसका असर जो है टेस्ट की वैलिडेशन पर हो सकता है। बच्चियाँ टेस्ट देंगी और आप उसको कंपेयर करोगे 25 साल मर्द के साथ, तो फिर वो तो वैलिड नहीं हुआ ना। रॉन्ग सैंपल से कंक्लूजन जो है टेस्ट के बारे में वो भी रॉन्ग आएंगे। SEM बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी फार्मूला होता है और आपको जो है न्यूमेरिकल दे सकते हैं। अच्छा, SEM कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट, कितना एक एरर पाया जा सकता है ना आपके मेजरमेंट में। तो इट एस्टिमेट्स हाउ मच पर्सन ऑब्जर्व स्कोर में डिफर फ्रॉम देयर ट्रू स्कोर बिकॉज ऑफ मेजरमेंट एरर। अभी हमने जो x इज इक्वल टू टी प्लस ई की बात की, वो जो ई है वो कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है इंसान के ट्रू स्कोर को, ये फाइंड करता है। तो इसका ना ये फार्मूला गिवन है यहाँ पे, SEM स्टैंडर्ड जो आपका वो है एरर मेजरमेंट है उसका फार्मूला SD कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, फिर आ जाता है √1 माइनस R और इसके सबस्क्रिप्ट में टी है। ये टेस्ट रीटेस्ट की वैलिडिटी रिलायबिलिटी को शो करता है, R से रिलायबिलिटी और T से टेस्ट रीटेस्ट। तो आपको ये भी गिवन होता है, ये भी गिवन होता है, आपने करना क्या होता है, बस इनकी वैल्यूज डालनी होती है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 20 गिवन है तो आपने 20 डाल दिया, और ये आपको फॉर एग्जांपल 5 गिवन है तो 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 क्या होता है -4, तो -4 का आपने क्या ले लेना है, अंडर रूट ले लेना है। जो भी उससे आंसर आएगा ना कैलकुलेटर पे आपने उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपका SEM की वैल्यू आ जाएगी। क्राइटेरियन कॉन्टेमिनेशन क्या होती है? कॉन्टेमिनेशन वैसे आम अल्फाज में कहें तो गंदा होने को, पोल्यूटेड होने को कहते हैं। क्राइटेरिया कॉन्टेमिनेशन तब होती है जब आउटसाइड का फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है क्राइटेरिया के स्कोर को, उससे वैलिडेशन इनएक्यूरेट हो जाती है। अब वैलिडिटी के बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना वो वहाँ पे हैंडआउट्स में गिवन है कि जो है रिलायबल होना चाहिए,
फेयर होना चाहिए, कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं जो है एक क्विज़ तैयार करती हूँ देखने के लिए कि बच्चे मैथ्स में कितना पानी में है। तो जब मैं वो क्विज़ उनसे ले लूँगी ना, तो उसमें जो क्विज़ का स्कोर आया, मैं उस क्विज़ के स्कोर को उनके जो फाइनल टर्म का मैथ्स का स्कोर है उससे मेजर करके देखूँगी कि बच्चे कितने पानी में हैं। कोर्स में अगर अच्छे मार्क्स है, क्विज़ में अच्छे मार्क्स है, इसका मतलब मेरा जो क्विज़ था वो वैलिड है। लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ भोंदुओं की तरह, मैं कहूँ हाँ मेरा क्विज़ जो है उसी से डिफाइन होगा कि बच्चा कितना ज़्यादा पानी में है, और वो करने लगूँ ना, मैं अपने टेस्ट में फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के 9 मार्क्स आए, मैं कहूँ वाओ 10 में से 9 मार्क्स आए, ये तो जीनियस है ना। तो ये हो जाती है कंटेमिनेशन, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि मेरा टेस्ट वैलिड है या नहीं। ठीक हो गया। तो मेरा जो एक्सटर्नल टेस्ट है वही उनके मार्क्स के साथ क्या कर रहा है, कंटेमिनेशन कॉज कर रहा है। मैंने करना क्या है, मैंने अपना टेस्ट यानी कि क्विज जो अटेम्प्ट करवाया बच्चों से, उसके मार्क्स हर एक बच्चे से जो भी मार्क्स आए उसको कंपेयर करना है मैंने उनके फाइनल कोर्स के मैथ एग्जाम से। फिर मुझे पता चलेगा कि अगर दोनों मैच कर रहे हैं कि हाँ मेरा क्विज ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, ये पर्सनल फेवरेटिज्म जो होता है, इससे जब सुपरवाइजर की रेटिंग इफेक्ट होती है, इसको भी कंटेमिनेशन कहते हैं। ठीक हो गया। हाउ डज इंटेलिजेंस टेस्ट शो इंडिविजुअल डिफरेंसेस? इंटेलिजेंस टेस्ट हेल्प आइडेंटिफाई डिफरेंसेस इन एबिलिटीज अमंग इंडिविजुअल्स। कि एक बंदा हो सकता है कि उसकी आईक्यू जो है ज़्यादा हो, एक का कम हो, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। एल्फ्रेड बिनेट डेवलप्ड एन इंटेलिजेंस टेस्ट टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु नीडेड एडिशनल एजुकेशनल सपोर्ट। ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर आ जाता है कोर रिव्यू है कि कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल था पेपर, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन यानी कि एसएलओ बेस्ड एग्ज़ाम था, सिनारियो बेस्ड था। फोकस आपने करना है साइकोलॉजिकल टेस्ट पे, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और फेमस साइकोलॉजिस्ट पे। कुछ जो है साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड 3 से 4 एमसीक्यूज पूछे गए थे। रिमेनिंग एमसीक्यूज टेस्टेड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। हाउ इज़ हाई इंटेलिजेंस डिफरेंट फ्रॉम लो आईक्यू लेवल? देखिए, अगर किसी का आईक्यू ज़्यादा है इसका मतलब उसकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग ज़्यादा है, किसी का कम है तो उसका मतलब कॉग्निटिव फंक्शनिंग उसकी कम है। जैसे हम आम रोज़मर्रा में कहते हैं कोई अक्ल ज़्यादा रखता है, बाशऊर है, कोई जो है कम अक्ल है। तो हाई इंटेलिजेंस इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से करता है, एबिलिटी लर्निंग जो है वो ज़्यादा है उसमें, और लर्निंग एबिलिटी और रीजनिंग जो है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट वो कम है। साइकोमेट्रिक्स जो होती है, साइकोमेट्रिक्स कहते हैं जब आप साइकोलॉजिकल जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको मेजर कर सकते हो ना। साइकोमेट्रिक्स कैसे रिलायबिलिटी को अफेक्ट करती हैं टेस्टिंग के अंदर? साइकोमेट्रिक्स इम्प्रूव्स रिलायबिलिटी बाय यूजिंग स्टेटिस्टिकल मेथड। ठीक हो गया। स्टेटिस्टिकल मेथड से उसको मेजर करते हैं ताकि इंश्योर कर सके कि टेस्ट स्कोर जो है वो कंसिस्टेंट है और डिपेंडेबल है। साइकोमेट्रिक्स हेल्प मेक टेस्ट मोर एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट सो दैट सिमिलर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड ईच टाइम द टेस्ट इज यूज्ड। रिलायबिलिटी का वैसे मकसद भी यही है ना, मतलब भी यही है कि एक टेस्ट अगर एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, जो स्कोर आया दूसरी दफ़ा भी सेम तरीके से उस बंदे से लिया जाता है तो उसका स्कोर तब भी सेम आना चाहिए। इसी को रिलायबिलिटी कहते हैं। एबिलिटी टेस्ट आपकी एबिलिटी को मेजर करते हैं, आपके पोटेंशियल को मेजर करते हैं। अचीवमेंट टेस्ट आप जो चीज़ सीख चुके हो उसको मेजर करते हैं। ये आपकी पास्ट लर्निंग पे फोकस्ड होते हैं या आपके फ्यूचर परफॉर्मेंस पे फोकस्ड होते हैं। आईक्यू टेस्ट इसकी एग्जांपल है और फाइनल एग्जाम जो है वो आपके अचीवमेंट टेस्ट की एग्जांपल है। एबिलिटी टेस्ट ये मेजर करते हैं कि इंसान क्या कर सकता है। अचीवमेंट टेस्ट ये मेजर करते हैं कि उसने क्या सीख लिया है। गिवन साइकोलॉजिकल टेस्ट व्हेन साइकोलॉजिकल टेस्ट गिव, अच्छा कौन सा है आपने इसको जो है रिकॉग्नाइज करना है। स्टेट इट्स पर्पस, मेंशन व्हाट इट मेजर्स, एक्सप्लेन व्हाट वेयर इट इज कॉमनली यूज्ड। इफ एन आईक्यू टेस्ट इज मेंशन्ड, एन आईक्यू टेस्ट मेजर करता है इंटेलिजेंस को, कॉग्निटिव एबिलिटी को, और ये मेनली इस्तेमाल होता है एजुकेशनल और क्लिनिकल सेटिंग में ताकि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को असेस कर सके। यहाँ पर कोई भी टेस्ट आपको दे सकते हैं, एप्टीट्यूड भी दे सकते हैं, अचीवमेंट भी दे सकते हैं, साइकोलॉजिकल वो भी दे सकते हैं, बिहेवियरल भी दे सकते हैं, तो पर्सनैलिटी टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आपको पता हो कि पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो पर्सनैलिटी या बिहेवियर्स को मेजर करता है, अचीवमेंट जो आपने सीख लिया उसे मेजर करता है, एप्टीट्यूड आपके पोटेंशियल को मेजर करता है, वगैरह वगैरह। प्रोजेक्टिव जो है वो आपके अनकॉन्शियस को जो है देख रहा होता है। 3 फैक्टर्स जो कि एरर के हो सकते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर। एग्जामिनर एरर, जो कि इंसान जो टेस्ट ले रहा है ना, हाँ जो टेस्ट ले रहा है यानी कि आपका जो लैब का असिस्टेंट होता है उसके फैक्टर्स जो होते हैं, अगर वो कोई गलती कर लेता है या फिर वो जो है आपके साथ कोल्ड बिहेवियर इख्तियार कर लेते हैं तो वो उसका एरर होगा। इन्वायरमेंटल एरर, जो डिस्ट्रैक्शंस और शोर वगैरह होते हैं, गर्मी होती है। एग्जामिनी एरर, जो स्टूडेंट होता है उसके जो एरर्स होते हैं वो, तो ये सारे जो है अफेक्ट कर सकते हैं इंसान के टेस्ट की परफॉर्मेंस को। वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी इज़ द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज़ सपोज टू मेजर। टाइप ऑफ वैलिडिटी, ये बहुत ज़रूरी है। कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट कहते हैं कि टेस्ट के अंदर जो चीज़
कवर हो रही है। इट मेजर्स वेदर द टेस्ट आइटम कवर्स ऑल पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्ट। मैं अगर फॉर एग्जांपल जो है मैथ्स का टेस्ट अगर बनाना चाहती हूँ, तो मैं अगर उसके अंदर इंग्लिश डाल रही हूँ तो कंटेंट वैलिडिटी जो है वो नहीं होगी, यानी कि वैलिडिटी अगर हम देखना चाहें तो वो नहीं होगी, क्योंकि मैं मैथ्स मेजर करना चाह रही हूँ, मैथमेटिकल स्किल्स मेजर करना चाह रही हूँ, तो इंग्लिश की क्या ज़रूरत है उसमें। इसलिए हम जो कहते हैं बच्चों को कि अगर आपके मैथ्स में जो है ग्रामर की एरर हो जाते हैं तो उससे मार्क्स वगैरह नहीं कटते, क्योंकि वहाँ आपकी मैथमेटिकल स्किल्स को देखा जा रहा है। क्राइटेरियन वैलिडिटी जो आपका बाहर का स्टैंडर्ड होता है, आप जो है टेस्ट स्कोर को कंपेयर करते हो किसी बाहर के स्टैंडर्ड से, ठीक हो क्या। फॉर एग्जांपल जो पायलट की टेस्ट में जो स्कोर आया है, तो आप इसको बाहर किसी पायलट से मेजर करते हो कि इस स्कोर से इसका स्कोर और इसकी जो परफॉर्मेंस है बाहर किसी सेंसिबल और जो स्किल्ड पायलट होते हैं उसको मेजर उसके साथ कंपेयर हो पा रहा है या नहीं। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, ये प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर परफॉर्मेंस को। कॉन्करेंट वैलिडिटी जो है उस प्रेजेंट मोमेंट पे जो उसके रिजल्ट होते हैं उसके साथ कंपेयर किया जाता है। कंपेयर्स करंट टेस्ट रिजल्ट्स विद एन अनदर एक्सेप्टेड मेजर। और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ होती है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, तो आपने देखना होता है कि आपका टेस्ट जो है ऐसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं जो कि साइकोलॉजिकल चीज़ है, जो कि फिजिकली आप मतलब ऑब्जर्व नहीं कर सकते इंसान के अंदर। फॉर एग्जांपल एंजाइटी आप मेजर कर सकते हो अपने टेस्ट से, क्योंकि एंजाइटी दिखाई नहीं दे सकती ना, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ऐसी ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स आपका टेस्ट मेजर कर सकता है जिसमें कोई फिजिक नहीं है, फिजिकल उसकी यानी कि वो नज़र नहीं आता, दिखाई नहीं देता।